हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक सीरीज कर रहे हैं और इस सीरीज में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फॉर लूप डिस्कस करा था। हम लोगों ने देखा कि फॉर लूप का क्या सिंटैक्स होता है, किस तरह से फॉर लूप का हम लोग यूज करते हैं और कुछ छोटी छोटी बेसिक प्रॉब्लम्स देखी जिनमें हमने फॉर लूप को अप्लाई करना सीखा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आज की वीडियो को देखने से पहले एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आज की वीडियो से पहले उस वीडियो को जरूर देखें। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर लूप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मेरा कहने का मतलब है वो सिनेरियोज, वो सिचुएशंस जहां पर फॉर लूप अप्लाई होता है। स्टूडेंट्स, जनरली हम लोग जब कभी भी यूट्यूब पे या किसी भी इंटरनेट ट्यूटोरियल पर लूप्स को स्टडी करते हैं तो आमतौर पर हमें फॉर लूप का सिंटैक्स मिलता है, व्हाइल लूप का सिंटैक्स मिलता है, फॉर लूप यूज करना सिखाया जाता है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप यूज करना सिखाया जाता है। बट कहीं ना कहीं जो हम सभी स्टूडेंट्स की एक बेसिक प्रॉब्लम है वो है नीड। हमें कैसे पता चलेगा कि जब लूप को यूज करने के लिए फॉर लूप भी है, व्हाइल लूप भी है, डू व्हाइल लूप भी है, तो कब किस सिचुएशन में हमें फॉर लूप यूज करना चाहिए, कब किस सिचुएशन में हमें व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप लगाना चाहिए, क्योंकि तीनों का काम ही चीजों को बार बार आइटरेट करना है। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है इसका आंसर ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। और फिर जैसा इंग्लिश में कहते हैं ना, डू एज रोमन्स डू, जैसा सब करते चले जा रहे हैं, लूप पढ़ा, सिंटैक्स पढ़ा, हम भी वही करते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन कहीं किसी कोने में हमारे दिमाग में एक प्रश्न हमेशा उठा रहता है कि यार जब लूप ही चलाना है, चीजों को रिपीट ही करना है, तो फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, तीन या और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इससे ज्यादा लूप्स क्यों हैं? क्यों नहीं एक ही फॉर लूप इन सारे कामों को कर लेता है? कहीं कोई ऐसी सिचुएशंस तो नहीं जहां स्पेसिफिकली फॉर लूप ही लगाना चाहिए? कहीं कोई ऐसी सिचुएशंस तो नहीं जहां व्हाइल लूप ही लगाना चाहिए? इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते ढूंढते हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स कवर हो जाता है और हमें ये क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके ऐसे सभी क्वेश्चंस का मैं आंसर देने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर लूप किन सिनेरियोज में यूज किया जाता है, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जो चिल्ला चिल्लाकर आपको बताती हैं कि ये देख यहां पर फॉर लूप लगा। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, उन प्रॉब्लम्स को आप व्हाइल लूप से भी बना सकते हैं। बट जो सिचुएशंस मैं आपको बताऊंगा, जो सिचुएशंस आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, वो क्लियरली इंडिकेट करेंगी कि ये सिचुएशंस फॉर लूप से ही होनी चाहिए। इन सिचुएशंस में आपका दिमाग फॉर लूप बोलना चाहिए। ये वो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स हैं, ये वो सिनेरियोज हैं जहां फॉर लूप ही अप्लाई करना चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाइल लूप की। मैं व्हाइल लूप का बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, व्हाइल लूप के बेसिक प्रोग्राम्स बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और वहां मैं आपको बताऊंगा कि किन सिचुएशंस में व्हाइल लूप यूज होगा। वहां आप फॉर इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे, वहां आप मजबूर होंगे, नेसेसरी होगा कि वहां व्हाइल लूप ही यूज होगा। बट व्हाइल लूप पर बात करेंगे जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फॉर लूप पर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने फॉर लूप के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आज मैं फॉर लूप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं, फॉर लूप को ही आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें हमें फॉर लूप लगाना चाहिए। हमें कैसे समझ में आएगा कि ये सिचुएशंस जो हैं वो पर्टिकुलर फॉर लूप से ही सॉल्व होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर लूप प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। मैंने कहा है मुझे एक सम चाहिए सीरीज का, और एक सीरीज आपके सामने लिख कर दी है 1 + 2 + 3 + n तक।
n से मेरा कहने का मतलब है लास्ट लिमिट, जहां कहीं भी कभी आपको ऐसे n लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाएं कि लास्ट लिमिट यानी ये n की वैल्यू यूजर से इनपुट ली जाएगी। यूजर बताएगा कि उसे 1 से लेकर कहां तक का सम चाहिए, यानी अगर यूजर 5 डालेगा तो 1 से लेकर 5 तक का सम चाहिए, अगर यूजर 10 डालेगा तो 1 से लेकर 10 तक का सम चाहिए। ये यूजर डालेगा लास्ट लिमिट की उसे कहां से कहां तक का सम चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स करके दिखाइए, राइट। n का मतलब ही यूजर लिमिट डालेगा, करेक्ट। अब इसका इस पैटर्न को जैसा कि हम हमेशा स्टडी करते आए हैं, हमने प्रीवियस कई वीडियोस में जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन का हमेशा से मैंने आप लोगों के साथ मिलकर एनालिसिस किया है, राइट। हमने उस प्रॉब्लम को तोड़ा है, उसको समझने की कोशिश की है। तो अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम है, राइट, और इसका हम लोग एनालिसिस करें तो आप लोगों को मैंने बताया था कि फॉर लूप जो है उसके सिंटेक्स में हमें लास्ट वीडियो में बात हुई थी, स्टार्ट बताना होता है, कहां एंड होगा वो एंड बताना होता है, एंड कंडीशन, और कैसे कैसे हम स्टेप्स लेंगे वो स्टेप्स एक्सप्लेन करने होते हैं। ये फॉर लूप का बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो हमें यूज करना होता है। देखिए अगर हम इस प्रोग्राम को देखें तो इस प्रोग्राम में हमें स्टार्ट पता चल रहा है कि हमें स्टार्ट करना है 1 से, राइट। इस प्रोग्राम में हमें एंड पता चल रहा है, हमें एंड करना है n पर, यानी यूजर जो वैल्यू डालेगा वहां एंड करना है। और अगर हम इन सब टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखें तो एक कॉमन डिफरेंस है इन सब के बीच में 1 का, 1 प्लस होता चला जा रहा है, 1 प्लस होता जा रहा है, यानी स्टेप जो हो रहा है वो +1 का हो रहा है। जब आपको एक प्रॉब्लम के अंदर तीनों चीजें क्लियरली दिखाई दें, कहां से स्टार्ट करना है, कहां पे खत्म करना है, और उनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, कितने कितने का स्टेप है, तो ये सिचुएशंस आपको बताती है कि यहां पर आप फॉर लूप यूज करना चाहिए। इट इज एडवाइजेबल। हालांकि इसे व्हाइल लूप से किया जाता है, बट ये व्हाइल लूप की सिचुएशन नहीं है। व्हाइल लूप किन सिनेरियोज में लगाया जाता है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वो सिचुएशन व्हाइल लूप के लिए है स्पेशली, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस प्रॉब्लम को भी व्हाइल लूप से कर सकते हैं, बट एक अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल्स कहती हैं कि जब आपको तीनों चीजें क्लियरली पता चल रही हो तो फॉर लूप तीनों चीजें मांगता है, राइट। तो तीनों चीजें आपको यूज करनी चाहिए। तो अगर हम इस प्रोग्राम को करने चलें तो हम जैसा कि हमेशा से अपने प्रोग्राम का पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h void main। हम हमेशा से करते आए हैं, हम एक बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं अपने प्रोग्राम का, राइट। अब इस प्रोग्राम में हमें यूजर से लिमिट लेनी है कि प्रोग्राम कहां एंड करना है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए एक वेरिएबल n ले लिया, और लास्ट वीडियो में ही बताया था लूप को काउंट करने के लिए कि लूप कितनी बार चल चुका है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। उसके लिए हमें एक लूप वेरिएबल, आइटरेशन वेरिएबल लेना पड़ता है, राइट। आइए अब, क्योंकि इस प्रोग्राम में n तक हमें जाना है, यूजर जो वैल्यू डालेगा वहां तक का सम करना है, तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एक प्रोग्राम के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले इनपुट, देन उसके बाद कैलकुलेशन, देन उसके बाद आउटपुट। तो सबसे पहले हमें इनपुट की तैयारी करनी है। सबसे पहले हम इनपुट करेंगे, यानी यूजर के सामने मैसेज डाला, एंटर द लिमिट। आप लिमिट बताइए कहां तक का सम आप करना चाहते हैं, वो लिमिट बताइए। और यूजर जो भी डालेगा उसे रीड करने के लिए स्कैनएफ लगाया और एड्रेस ऑफ n में उसे इनपुट ले लिया। तो यूजर ने अगर यहां पर 5 डाला तो 1 से लेकर 5 तक का सबका सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 और 9, 3 12 13 14 15 आंसर आएगा। और अगर यूजर ने n की वैल्यू 10 डाली तो 1 से लेकर 10 तक का पूरा सम यानी 55 आएगा, राइट। तो यूजर जो डालेगा, जहां तक डालेगा, 6 तक डालेगा, 10 तक डालेगा, 20 तक डालेगा, 1 से लेकर वहां तक का सम आपको करना है। तो यूजर से डलवा ली हमने वैल्यू।
अब हमें फॉर लूप लगाना है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, हम लूप तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम हमें बार बार रिपीट करना हो, कोई काम हमें बार बार रिपीट करना हो। तो भाई इस क्वेश्चन में देखिए हमें कैसे पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में भी लूप लगेगा। तो देखिए हमें इसमें बार बार सम करना है, 1 को 2 से सम करना है, 2 जो आंसर आएगा 1 और 2 को जोड़कर 3 को 3 से सम करना है, 3 और 3 को जोड़कर जो आंसर आएगा 6 को 4 से सम करना है, 1 को 2 से सम करना है 3 आएगा, 3 को 3 से सम करना है 6 आएगा, 6 को 4 से सम करना है 10 आएगा, 10 को 5 से सम करना है 15 आएगा, राइट। तो मल्टीपल टाइम्स बार बार हमें सम करना है, कभी इन दोनों का, फिर आंसर का इसके साथ, आंसर का इसके साथ, आंसर का इसके साथ। कोई काम बार बार किया जाता है, मतलब वो लूप की वजह से होता है। तो ये सिचुएशन से हमें ये तो पता चल गया कि इस प्रोग्राम में लूप लगेगा, क्योंकि हमें अगर यूजर ने 10 डाला है तो कितनी बार सम करना होगा, 1 + 2, फिर 2 + 3, 3 + 4, 4 + 5, 5 + 6, 6 + 7, 7 + 8, कितनी बार प्लस करना होगा, बार बार प्लस करना है, मतलब लूप लगेगा। क्योंकि जब भी कोई काम बार बार रिपीटेटिवली करना हो तो लूप वो सिचुएशन के लिए होता है। तो यहां पे हमें ये तो पता चल गया कि ये प्रॉब्लम लूप से सॉल्व होगी, यानी हमारे मन में, जो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन बना रहता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि लूप लगेगा, तो वो हमें पता चल चुका है कि ये लूप की प्रॉब्लम है, क्योंकि बार बार प्लस करना है। अब कौन सा लूप लगेगा, ये देखिए यहां पर मैंने तीनों बातें डिस्कस करी थी। कहां से स्टार्ट करना है वो भी पता है, कहां खत्म करना है वो भी पता है, और कितने कितने का इन सब के बीच में डिफरेंस है, +1 का डिफरेंस है वो भी पता है। और जब आपको तीनों बातें क्लियरली सिचुएशन दिख रही हो, आपके क्वेश्चन में दिख रही हो, तो फॉर लूप लगा दीजिए, फॉर लूप लगा दीजिए। कहां से स्टार्ट करना है, फॉर लूप में सबसे पहले बताना होता है कहां से स्टार्ट करना है। मुझे 1 से स्टार्ट करना है, सो 1 लिया। कहां पे एंड करना है, n पर, तो मैंने यहां लिखा i ≤ n। जानते होंगे आप लोग, लेस देन इसलिए लिखा क्योंकि ये सारे नंबर, अगर यूजर ने यहां 10 डाला है तो 1 2 3 4 5 6 7 सब 10 से छोटे ही रहेंगे, 1 भी 10 से छोटा रहेगा। मान लीजिए n में यूजर ने 10 डाला है तो 1 भी n से 10 से छोटा, 2 भी 10 से छोटा, 3 भी 10 से छोटा, 4 भी 10 से छोटा, 5 भी 10 से छोटा। ये सब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, और इन सब में एक एक का डिफरेंस है। तो यहां पर हम लिखेंगे i += 1, राइट। लीजिए हमें यह तो पता चल गया कि कहां से शुरू करना है, कहां पे खत्म करना है, क्योंकि हमें इस टर्म को भी प्लस करना है इसलिए इक्वल टू लिया, i += 1, ये भी हो गया, राइट। अब हमें इनको प्लस करने का लॉजिक लगाना है। आज मैं आपको एक मंत्र देने जा रहा हूं, एक ऐसा मूल मंत्र देने जा रहा हूं जो आपको ऐसी कई प्रॉब्लम्स में मदद करेगा। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, C हो, C++ हो, जावा हो, राइट, C# हो, ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो, जब आपको मल्टीपल टर्म्स का सम करना होता है, कई टर्म्स का सम करना है, या कई टर्म्स का मल्टीप्लाई करना है, बहुत सारे टर्म्स को आपस में प्लस करना है। लोग कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स को लॉजिक बिल्डिंग करना सिखाइए कि किस सिचुएशन को कैसे डील किया जाता है, सिखाइए कि किस सिचुएशन में क्या लॉजिक लगाया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं, कहते हैं कि यार मैं सही सिचुएशन में सही लॉजिक अप्लाई नहीं कर पा रहा। तो देखिए, मैं आपको लॉजिक ही बिल्ड करना सिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि इस तरह की सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है। तो जब आपको बहुत सारे टर्म्स का प्लस करना हो, बहुत सारे टर्म्स का मल्टीप्लाई करना हो, यानी मल्टीपल चीजों को प्लस करना हो, मल्टीपल चीजों को मल्टीप्लाई करना हो, तो भाई ऐसे केस में हमेशा मल्टीप्लाई करना हो कई टर्म्स को, या सम करना हो, आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगेगा। याद रखिएगा, कई टर्म्स का सम करना हो, कई टर्म्स का मल्टीप्लाई करना हो, आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगेगा, राइट। कैसे, क्यों लगेगा वो एक्स्ट्रा वेरिएबल, मैं अभी बताता हूं। देखिए, जैसे अगर आप इस सीरीज को देख पा रहे हैं, अगर आप यहां देखें तो 1 + 2 + 3 + 4, मान लीजिए यूजर ने n में 5 डाला है, आपको 5 तक का सम करना है। तो आप कैसे प्लस करेंगे, इस 1 को और 2 को प्लस करेंगे तो ये 3 हो गया,
इस 3 को इस 3 से प्लस करेंगे तो 6 हो गया, इस 6 को इस 4 से प्लस करेंगे तो 10 हो गया, इस 10 को इस 5 से प्लस करेंगे तो 15 हो गया, और ये फाइनल आंसर आ गया आपका 15। बट सोचिए गाइस, ये जो आंसर आया ये 3, इसे कहीं तो रखना पड़ेगा, तभी तो इसको इस अगले 3 में प्लस कर पाएंगे। ये जो बीच के आंसर्स आ रहे हैं, बीच के आंसर्स आ रहे हैं, ये जो फाइनल आंसर आ रहा है, इनको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, कहीं तो रखना पड़ेगा। ये 1 और 2 को प्लस करा, आंसर आया 3, इसे कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, कहीं रखूंगा तभी तो उसको उठाकर अगले वाले में जोड़ूंगा। फिर जब वो जोड़ के ये आंसर आएगा तो इसे भी कहीं रखना पड़ेगा, कहीं तो रखना पड़ेगा, तभी तो उसको उठाकर कहीं जोड़ूंगा। क्योंकि कंप्यूटर के पास याददाश्त, मेमोरी तो होती नहीं ऐसी वाली कि वो याद रखे कि यार 1 और 2 को प्लस करके क्या आया था, 3 आया था। ओके, 3 और 3 को प्लस करके क्या आया था, 6 आया था। नो, कंप्यूटर डजंट रिमेंबर एनीथिंग, राइट। कंप्यूटर को अगर आप कुछ भी याद नहीं रखता है प्रोग्रामिंग में, वो आपको कुछ भी उसे याद दिलाकर रखना है तो आपको उसे कहीं स्टोर करना होगा। तो इसके लिए हम इन इंटरमीडिएट आंसर्स को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे जो इन दोनों को प्लस करके रखेगा, फिर उस आंसर को इसमें प्लस करके यहां रखेगा, फिर उस आंसर को इसमें प्लस करके ये भी यहां रखेगा, फिर उसको आंसर को उसमें प्लस करके ये भी यहां रखेगा, और फिर यही वेरिएबल आपका फाइनल आउटपुट होगा। तो ये जो बीच के आंसर्स आ रहे हैं, इन बीच के आंसर्स को स्टोर करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगेगा। तो भाई मैं भी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगाने जा रहा हूं, राइट। यहां पर मैंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया, सपोज s, और उसमें 0 डाल दिया। ये 0 क्यों डाल दिया मैंने, s में 0 क्यों डाल दिया, क्योंकि 0 में मैं कुछ भी प्लस करूंगा, मेरी सीरीज क्या है 1 + 2 + 3 + 4, सपोज 5 तक मान लेता हूं। तो अगर मैं इस 0 में 1 प्लस करूंगा तो +1 आ जाएगा, राइट। अगर मैं 0 के सिवाय कुछ और लेता हूं, इसमें 1 ले लेता हूं मान लो s में, तो पहला टर्म प्लस करते ही आंसर गलत हो जाएगा, 2 आ जाएगा। भाई मैं 0 एक खाली वेरिएबल ले रहा हूं ताकि मैं इनको उठा के उसमें प्लस करता रहूं, इनको उठा के उसमें प्लस करता रहूं। तो जब भी आपको मल्टीपल टर्म्स यूज करने हो, आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना होगा 0 का, प्लस वालों के केस में। जब प्लस करने हैं तो आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना होगा 0 के साथ, क्योंकि 0 में कोई भी वैल्यू जब प्लस की जाती है तो उस वैल्यू का कुछ बिगड़ता नहीं है। मल्टीप्लाई के केस में 0 नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पर हर वैल्यू 0 बन जाती है। सो मल्टीप्लाई का अगर ये प्रोग्राम होता तो मैं यहां s में 1 लेता। न्यूट्रल वैल्यू लेनी होती है इस एक्स्ट्रा वेरिएबल में, जिससे हमारी ओरिजिनल वैल्यू को कोई फर्क ना पड़े। इस 0 में जब मैं पहला टर्म जोड़ूंगा 1, तो वो 1 ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये प्लस का क्वेश्चन है, अगर मल्टीप्लाई का होता तो इस 0 में अगर मैं पहला 1 मल्टीप्लाई करता तो ये भी 0 हो जाता, क्योंकि 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई होके 1 0 हो जाता है। तो सम वाला क्वेश्चन होगा, जैसे कि हमारा ये सम वाला क्वेश्चन है, तो आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना होगा 0 के साथ, और जब मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन होगा, अभी आपको करके दिखाऊंगा, तो आपको उसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल 1 लेना होगा, राइट। अब देखिए मैंने यहां क्या लिखा, मैंने लिखा s = s + i, एक लाइन लिखी। क्या हो रहा है इसमें, आइए लूप को चलाते हैं। ये एक्स्ट्रा वेरिएबल कैसे प्लस कर रहा है, इस लॉजिक को समझिए। आई का लूप कहां से शुरू होगा स्टूडेंट्स, आई का लूप शुरू होगा 1 से, आई का लूप 1 से शुरू होगा। यहां लिखा आपने, मैं मान के चलता हूं n में यूजर ने 5 डाला है, उसे 1 से 5 तक का सम चाहिए। तो फिर इधर आएगा, क्या i की वैल्यू n से छोटी है, क्या i की वैल्यू n से छोटी है, हाँ है, वो अंदर आएगा। s = s + i, जरा मतलब समझिए, s = s की वैल्यू कितनी है 0 प्लस i की वैल्यू कितनी है 1, तो s में कितना हो जाएगा दोस्त 1। यानी आपकी जो सीरीज है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जो यूजर ने, मैं मान के चल रहा हूं कि n में 5 डाला है, 5 तक की जो सीरीज है उसका पहला टर्म उठ चुका है और जाकर वो 0 में प्लस हो चुका है और आंसर बना गया। s = s + i का मतलब s की वैल्यू को और i की वैल्यू को प्लस करो और आंसर को वापस s में डालो।
आई रिपीट, s की वैल्यू को और i की वैल्यू को प्लस करो और आंसर को वापस s में डालो। तो s की वैल्यू दोस्त 0 है, i की वैल्यू दोस्तों 1 है, दोनों को प्लस करा और आंसर वापस s में डाल दिया, दोनों को प्लस करके आंसर वापस s में डाल दिया, तो s में आंसर आ गया 1। सो s की वैल्यू हो चुकी है 1, मतलब पहला वाला टर्म उठकर, पहला वाला 1 उठकर 0 में प्लस हो चुका है, 1 आ चुका है। ठीक, इस कोड को चलाने के बाद जैसा लास्ट वीडियो में बात करी थी वो यहां जाता है, i की वैल्यू +1 करेगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्या 2 n से छोटा है? क्या 2 5 से छोटा है? हाँ है। फिर वो अंदर आएगा, s और i की वैल्यू को प्लस करके s में डाल देगा। s की वैल्यू नई वाली वैल्यू कितनी है? 1, और i की नई वाली वैल्यू कितनी है? 2, दोनों को प्लस करके वापस s में डाल देगा। देख लीजिए सेकंड टर्म भी प्लस हो चुका है, 1 और 2 प्लस होकर आंसर s में 3 आ चुका है। एक्स्ट्रा वेरिएबल, राइट, 1 और 2 प्लस होकर आंसर s में 3 आ चुका है। इंटरमीडिएट आंसर्स, बीच के आंसर्स s रख रहा है, राइट। s की वैल्यू कितनी है यहाँ? 1, और i की वैल्यू कितनी है? 2। s और i की वैल्यू को प्लस करके वापस में s में डाल दो, तो s की वैल्यू और i की वैल्यू को प्लस करके वापस s में डाल दिया, 3 आ गया। यहां के बाद वो यहां जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 3। क्या 3 n से छोटा है? क्या 3 5 से छोटा है? हाँ है। अंदर आएगा, s की वैल्यू i की वैल्यू प्लस करके वापस s में डाल दो। s की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 3। i की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 3, ये रही, प्लस होगी, आंसर आएगा 6। ये लीजिए तीसरा टर्म भी इस 3 में प्लस हो गया और आंसर आ चुका है 6। 3 टर्म प्लस हो चुके हैं गाइस, ये देखिए, राइट। यहां के बाद वो यहां जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 4। क्या 4 5 से छोटा है? हाँ है। अंदर आएगा, s की वैल्यू और i की वैल्यू को प्लस करो, राइट। s की वैल्यू कितनी है? 6, i की वैल्यू कितनी है? 4, और वापस s में डाल दो तो s में हो जाएगा 10, और यहां के बाद वो i की वैल्यू बढ़ाने जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर क्या 5 5 से छोटा है? क्या 5 5 से छोटा है? नहीं, तो मैंने इक्वल भी लगा रखा है। इक्वल तो है, इक्वल तो है दोनों, तो वो अंदर आएगा, s की वैल्यू और i की वैल्यू को प्लस करके s में डालेगा। s की वैल्यू नई कितनी है दोस्त? 10, और i की वैल्यू कितनी है? 5। s की वैल्यू 10 और 5 कितना हो गया भाई? 15 हो गया, राइट। और इसके करने के बाद वो यहां जाएगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये देखिए, ये 4 इसमें जुड़ा तो आंसर आया था 10, ये देखिए आंसर आया था 10, और जब अगला 5 इसमें जुड़ा तो आंसर आ गया 15। s में 15 रखा हुआ है। अब यहां के बाद वो यहां जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 6। क्या 6 5 से छोटा है? नहीं। क्या 6 5 के इक्वल है? नहीं। लूप बंद। आपका ये आंसर, ये रहा आपका आंसर, किस वेरिएबल में है? s में। इसी दिन के लिए तो हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया था कि सारा सम करने के बाद भी हमारा आंसर जो है वो उस x वेरिएबल में, एक्स्ट्रा वेरिएबल में रहे। तो इनपुट हो गया। मैं हमेशा से बोलता हूं प्रोग्राम में 3 पार्ट होते हैं, इनपुट, ये रहा इनपुट, ये रहा कैलकुलेशन, और अब बारी आउटपुट की, राइट। सो प्रिंटफ सम इज इक्वल टू %d, किसमें रखा है हमारा? एक्स्ट्रा वेरिएबल में, s में। ये लीजिए आपका प्रोग्राम बनकर तैयार है। इससे ज्यादा और इससे इजी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। आपको इसमें बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी, किस तरह से हम लोगों ने इसको, हालांकि इसको कैलकुलेट करने के लिए लोग कहेंगे कि एक सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला भी है, बट वो फॉर्मूले से कर लेंगे तो आप लॉजिक इंप्लीमेंटेशन नहीं सीख पाएंगे, आप लूप लगाना नहीं सीख पाएंगे, राइट। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको ये सब इंप्लीमेंट करना सीखना जरूरी है, राइट। तो ये था गाइस एक प्रॉब्लम जहां हमने बात करी, राइट। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन में कर दिया कि यहां स्क्वायर कर दिया सब पर, ये लीजिए इन सब का सम चाहिए हमें, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का n के स्क्वायर तक का सम चाहिए। तो यार बेसिक देखो, बेस कहां से है? 1 से, खत्म कहां पर है? n पर। मत जाओ स्क्वायर देखो ही मत, स्क्वायर कैलकुलेशन का पार्ट है, मत देखो। हमें लूप लगाना है, लूप लगाना है तो अपनी बेसिक बात पर
पर, अपने बेसिक्स पर अड़े रहो। हमें पता लगाना है लूप कहां से, क्योंकि कई बार सम हो रहा है, कई बार सम हो रहा है, तो हमें पता लगाना होगा कि लूप चलाने के लिए शुरुआत कहां से हो रही है, एंड कहां पे हो रहा है, स्टेप्स कितने कितने के ले रहे हैं। तो मत देखो पावर को, क्या कह रही है पावर, मत देखो, बेसिक्स पर अड़े रहो कि कहां से शुरू हो रहा है, 1 से, ठीक है, कहां पे खत्म हो रहा है, n पर, ठीक है, इन सब के बीच में 1 1 का डिफरेंस है, ठीक है। उसने बोला है अब इनका सम करते वक्त उनका स्क्वायर कर देना। तो यार ये लो ना, हो तो गया, सम करते वक्त बेसिक वही है, 1 से शुरू करना है, n पे खत्म करना है, इन सब के बीच में 1 1 का डिफरेंस है, सही है, बट सम करते वक्त उनका स्क्वायर करने को कह रहा है। तो लो कर तो दिया स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक नंबर की खुद से मल्टीप्लाई। तो नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करके s में प्लस करेगा, स्क्वायर करेगा फिर प्लस करेगा, 1 का स्क्वायर करेगा फिर प्लस करेगा, 2 का स्क्वायर करेगा फिर प्लस करेगा, 3 का स्क्वायर करेगा, ये देखिए स्क्वायर हो रहा हूं मैं, स्क्वायर करेगा फिर प्लस करेगा। कर तो दिया, लीजिए हो गया इस तरह का प्रोग्राम। कितनी आसानी से इस प्रोग्राम में हम अपने बेसिक्स पर अड़े रहे कि हमें कैसे लूप चलाना है, हमें यह ढूंढना होगा। उसके बाद तो अंदर हम कैलकुलेशंस तो अंदर करेंगे ना, आप अपने बेसिक्स सोचिए कि लूप कैसे चलाना है, आपको कहां से चलाना है, कहां तक खत्म करना है। ऐसे अगर वो यहां पर आपको क्यूब लगा कर दे दे, क्यूब लगा कर दे दे, तो भी घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि क्यूब 1 से n तक ही चल रहा है अभी भी प्रोग्राम, 1 1 का डिफरेंस लेके चल रहा है अभी भी प्रोग्राम, लेकिन इन सब का क्यूब करके प्लस करना है। तो यहां पर आप लोग क्यूब कर देंगे, तो ये लीजिए क्यूब करके प्लस हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए ना, प्रॉब्लम्स इसे कहते हैं लॉजिक बिल्डिंग। जब हम एक तरह के कई सारे क्वेश्चंस एक साथ करते चले जाते हैं तो हमारे यहां पर ये लॉजिक्स, ये आइडियाज बैठने लगते हैं कि हमें करना कैसे है। यही तो आप लोग मैथमेटिक्स में करते आए हैं। मैथमेटिक्स में जब आप बुक की कोई एक्सरसाइज खोलकर सॉल्व करने बैठते हैं तो एक तरह के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं उस एक्सरसाइज में, आप उनको सबको सॉल्व करते जाते हैं। एक तरह के कई क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ABCDEFG, क्वेश्चन नंबर 2 में कई पार्ट्स होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि आप उनको बार बार अटेम्प्ट करें, थोड़े से डिफरेंस के साथ अटेम्प्ट करें, तो आप उसके यूज्ड टू बन जाएं, आपको वो समझ में आ जाए। वही करने की मेरी कोशिश है। मैं आपको दिखा रहा हूं फॉर लूप के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। सिर्फ इन 3 बातों को पकड़ना होगा। चलिए, ये तो एक वैसा सिनेरियो हो गया। आइए एक क्वेश्चन जो बहुत पॉपुलरली ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में पूछा जाता है, बहुत यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चन कई बार आता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन भी है यूनिवर्सिटीज का, कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। यूजर कोई नंबर डालेगा और उसका फैक्टोरियल प्रिंट कराना है। एक यूजर के द्वारा डाले गए नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट कराना है। स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल का मतलब आप समझ लें कि अगर यूजर ने नंबर डाला है 5, तो इसका मतलब हुआ 1 into 2 into 3 into 4 into 5, इन सब का मल्टीप्लाई करके आंसर 120 आना चाहिए। ये अगर मान लीजिए यूजर ने नंबर डाला 6, तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, इन सब का मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए 720। दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर उस नंबर तक की, जो नंबर डाला गया है 1 से लेकर उस नंबर तक की सबकी मल्टीप्लाई करके एक आंसर, 1 से लेकर उस नंबर तक की सबकी मल्टीप्लाई करके एक आंसर। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। हर यूनिवर्सिटीज में BCA वगैरह जहां भी C लैंग्वेज पढ़ाई जाती है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आज की क्लास आपकी मेरी समझ पा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम भी अब आप सॉल्व कर लेंगे। हम तो अपने बेसिक्स पर अड़े रहेंगे। हमें पता लगाना होता है। सबसे पहले देखिए, क्या ये बता रहा है कहीं से कि ये प्रॉब्लम लूप से सॉल्व होगी? जी हां, ये बता रहा है। हमें मल्टीप्लाई करना है कई बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कई बार मल्टीप्लाई करना है। और जब कोई काम कई बार किया जाता है, मल्टीपल टाइम्स किया जाता है, तो हमें लूप की याद आनी चाहिए। हमें पता चलना चाहिए, अरे मल्टीप्लाई करना है, कई बार करना है, पीछे प्लस कर रहे थे, कई बार कर रहे थे, लूप लगेगा। ये प्रॉब्लम लूप से सॉल्व होगी। हमारे को इंडिकेशंस मिल रहे हैं, हमें समझना होगा कि ये लूप से प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। अब
हमें लूप से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम फॉर लूप के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले फॉर लूप समझिए, सोचिए फॉर लूप के बारे में, द इजीएस्ट वन, कि ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये सोचिए। तो भाई ये स्टार्ट होगा 1 से, ये स्टार्ट होगा 1 से, पता चला। चाहे आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालिए, वो 1 से उस नंबर तक जाएगा, 1 से उस नंबर तक जाएगा। तो स्टार्ट तो ये हर बार 1 से होने वाला है। एंड कहां पर होगा? ये एंड होगा उस नंबर पे जो यूजर ने डाला है। अगर यूजर ने 5 डाला है तो ये 5 पर एंड होगा, 6 डाला है तो 6 पर एंड होगा, 4 डाला है तो 4 पर एंड होगा। मतलब यूजर ने जो नंबर डाला है वही एंड होगा। और अब स्टेप सोचिए, सबसे पहले फॉर लूप सोचिए। तो स्टेप देखूं तो इन सब के बीच में एक एक का डिफरेंस है, इन सब के बीच में एक एक का डिफरेंस है, इन सब के बीच में, यानी स्टेप भी पता चल गया मुझे +1 का है। तो चलिए मैंने प्रोग्राम शुरू करा और यूजर के सामने एक मैसेज डाला, एंटर अ नंबर, एक नंबर डालिए। यूजर एक नंबर इनपुट करिए, राइट, और वो n में ले लिया। क्योंकि इस सिचुएशंस में कभी भी एक एग्जाम्पल देखकर आप डिसाइड मत कीजिए एनालिसिस करते वक्त। मेरे को फैक्टोरियल समझना था तो मैंने एक नंबर 5 ले लिया, एक नंबर 6 ले लिया। मैंने एक 5 लेकर उसको स्टडी किया, एक 6 लेकर स्टडी करा। अगर आप उसके 2-2 केस देखेंगे, 2-3 केस लिख लेंगे नोटबुक में कहीं रफ में, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से सोच पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कोई पर्टिकुलर सिचुएशन इसके लिए हो रही हो, इस सिचुएशन में वो ना हो रही हो, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें, उसके 2-3 केसेस ऐसे रफ में लिखकर फिर प्रेडिक्शन लगाइए, फिर अंदाज लगाइए। तो यहां पर मैंने देखा हर बार 1 से शुरू हो रहा है, इसमें भी चलो सेटिस्फाइड। हर बार n पे खत्म हो रहा है, इसमें भी चलो सेटिस्फाइड। इन सब में भी एक एक का डिफरेंस है, इन सब में भी एक एक का डिफरेंस है। तो 2 केस कंसीडर करने से मेरे दिमाग को एक इंडिकेशन हुआ कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही सोच रहा हूं। यूजर से नंबर ले लिया, 1 से n तक का लॉजिक लूप लगा दिया भाई, 1 से n तक का लूप लगा दिया। अब अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था, जब कोई मल्टीपल टर्म्स का सम करना हो, जब मल्टीपल टर्म्स का सम करना हो तो आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगेगा। जब मल्टीपल टर्म्स का मल्टीप्लाई करना हो तो आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल लगेगा। क्यों लगेगा? बताया था कि इनके बीच के जो आंसर्स आएंगे, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 आएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करके 24 आएगा, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करके 120। ये जो बीच के आंसर्स आ रहे हैं, ये जो बीच की वैल्यूज आ रही हैं, इनको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर्स कुछ याद नहीं रखते। इन्हें किसी वेरिएबल में रखना होगा, इन इंटरमीडिएरी वैल्यूज को, इन बीच की वैल्यूज को कहीं स्टोर कराना होगा। तभी आप उसे उठाकर अगले में दे मारेंगे, उसको उठाकर अगले में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको उठाकर अगले में मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इसको उठाकर अगले में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। आपको बीच के लिए, कोई बीच की वैल्यूज रखने के लिए एक एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए। बट क्योंकि यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स्ट्रा वेरिएबल तो मैंने लिया, बट क्योंकि यहां मल्टीप्लाई हो रहा है और अगर मैं एक्स्ट्रा वेरिएबल में 0 लिख दूंगा तो भाई 0 से तो सब मल्टीप्लाई होके 0 होता चला जाएगा। 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 मल्टीप्लाई 2 0, 0 मल्टीप्लाई 3 0। इसलिए मल्टीप्लाई के केस में कभी भी 0 मत लीजिए, न्यूट्रल वैल्यू लेते हैं। मैंने 1 ली, यहां 1 ली क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वैल्यू नहीं बदलेगी। जैसे पीछे सम वाले केस में मैंने 0 लिया था क्योंकि 0 में 1 प्लस करने से वैल्यू ओरिजिनल पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, 0 पे 1 प्लस करने से 1 ही आएगा। सिमिलरली 1 में 1 मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आएगा। ध्यान रखिएगा, सम वालों में एक्स्ट्रा वेरिएबल में 0 लेते हैं और मल्टीप्लाई वालों में एक्स्ट्रा वेरिएबल में 1 लेते हैं। 1 ले लिया और वही सेम लॉजिक, ये देखिए नाम इसका क्या रख लो, फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, f रख लेते हैं। f इक्वल टू f मल्टीप्लाई i, जो अभी पीछे प्लस वाले में करा था वही सेम लॉजिक। और फिर प्रिंट f, ये लीजिए आंसर आपके सामने, फैक्टोरियल इज इक्वल टू %d(f). ये लीजिए सेम लॉजिक से प्रॉब्लम को सॉल्व करा, राइट। मान लेता हूं n में यूजर ने डाला 5, i का लूप शुरू होगा 1 से। अब आपको सेम वही
1 5 से छोटा है, हाँ है, अंदर आया, f और i को मल्टीप्लाई करके f में डाल दो। f में क्या रखा है दोस्तों, इसी के दिन के लिए तो 1 रखा था, क्योंकि 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, i की वैल्यू कितनी है 1, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 होता तो ये 0 आंसर आता। f को और i को मल्टीप्लाई करके f में डाल दो, तो f की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1, f की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके f में 1 आ गया। i की वैल्यू होगी 2, ये लूप अब 5 तक चलेगा, क्योंकि n में मैं 5 मान के चल रहा हूं। f को और i को मल्टीप्लाई करके आंसर f में डाल दो। f में कितना है दोस्तों 1, i में कितना है दोस्तों 2, मल्टीप्लाई करके f में 2 आ गया। i की वैल्यू कितनी होगी 3, f में f को और i को मल्टीप्लाई करके f में डाल दो। सो f कितना है 2, i कितना है 3। ये देखो इंटरमीडिएट आंसर्स आ रहे हैं, ये आया 2, ये रहा 2, राइट, ये आया 6, ये रहा 6, तीसरे टर्म पर आया, थर्ड टर्म पे, ये रहा इक्वल टू 3, राइट। i की वैल्यू होगी 4, i की वैल्यू 4 होगी, f इक्वल टू f इंटू आई, f में कितना है 6 इंटू आई में कितना है 4, 24। ये देखिए चौथे टर्म को मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है। इंटरमीडिएट वैल्यू बीच की कैलकुलेशंस रख रहा है, i की वैल्यू होगी 5, f इक्वल टू 24 इंटू 5 यानी 120 f में आ गया, और लूप खत्म हो गया, 5 पर लूप खत्म हो जाएगा। अब इस आंसर को प्रिंट कराना है, इनपुट हो गई, कैलकुलेशन हो गया, ये रहा आउटपुट। फैक्टोरियल इक्वल टू आंसर किस में रखा है आपके f वेरिएबल में, f वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। सेम सम वाला लॉजिक। तो जब आपको मल्टीपल टर्म्स सम करने हो, मल्टीपल टर्म्स को मल्टीप्लाई करना हो, ये रहा आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेकर लॉजिक लगाना होगा। अभी इसकी जरूरत आपको एरेज में भी पड़ेगी, कई जगह इस लॉजिक की जरूरत पड़ने वाली है, बहुत मदद करेगा, राइट। अब कई लोग कहते हैं कि अगर हम इस प्रिंटफ को उठाकर लूप के अंदर लिख दें तो क्या होगा। भाई लूप के अंदर अगर आपने प्रिंटफ लिख दिया, मैंने लूप से बाहर लिखा है, देखें आप, मैंने लूप से बाहर क्यों लिखा है, मैंने लूप से बाहर लिखा है कि पहले वो सबको मल्टीप्लाई कर ले, लास्ट में जब लूप खत्म हो जाए तो फाइनल आंसर जो आएगा, लूप खत्म होने के बाद फाइनल आंसर प्रिंट होगा। लूप खत्म होने के बाद ये जो फाइनल आंसर है 120, ये फाइनल आंसर है 720, ये प्रिंट कराना चाहता हूं लूप खत्म होने के बाद। तो लूप खत्म होने के बाद कराना चाहता हूं, इसलिए लूप यहां खत्म हुआ, उसके बाद प्रिंट करा रहा हूं। लूप खत्म होने के बाद, पूरी मल्टीप्लाई हो जाने के बाद प्रिंट कराना है, पूरी मल्टीप्लाई हो जाने के बाद प्रिंट कराना है, तो पूरी मल्टीप्लाई हो जाने के बाद प्रिंट कराना है। लेकिन अगर मैंने इसे लूप के अंदर लिख दिया तो भाई पहली बार मल्टीप्लाई होगा 1, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, आंसर आपका आएगा स्क्रीन पर 1। अगली बार दोनों मल्टीप्लाई होंगे, आंसर आपके स्क्रीन पर आएगा 2, क्योंकि लूप के अंदर आप जो भी लिखोगे लूप उसे घुमाएगा, वो इसे भी करेगा, इसे भी करेगा, अगली बार फिर इसे करेगा, इसे भी करेगा, तो 2 देगा, अगली बार फिर मल्टीप्लाई करेगा, इसे भी करेगा, 6 देगा, अगली बार फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेगा, इसे भी घुमाएगा, 24 देगा, अगली बार फिर लूप को घुमाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेगा, और आउटपुट। क्या ये आउटपुट चाहिए? क्या बार बार आउटपुट चाहिए आपको? नहीं, हमें एक फाइनल आउटपुट चाहिए। फाइनल चाहिए तो लूप बंद करिए ना, जब अंदर का पूरा मल्टीप्लिकेशन पूरा हो जाए उसके बाद प्रिंट कराइए, ताकि वो आराम से पूरी मल्टीप्लिकेशंस कर लेने के बाद प्रिंट करे, राइट। तो ये थे कुछ ऐसे सिनेरियोस जो आपको फॉर लूप के बारे में इंडिकेट करते हैं। ऐसे ही व्हाइल लूप के भी अपने कुछ सिनेरियोस हैं। व्हाइल लूप में भी ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ पर्टिकुलरली व्हाइल लूप से सॉल्व की जा सकती हैं। वो डेडिकेटेडली व्हाइल लूप के लिए ही बनी हैं, वो क्लियरली बताएंगी। जैसे ये बता रहा है आपको कि मुझे फॉर लूप से करो, ऐसे ही वो भी बताएंगी कि मुझे व्हाइल लूप से करो, क्योंकि वहां हमें स्टार्ट एंड और स्टेप में दिक्कतें आएंगी। हमें स्टार्ट और एंड डिसाइड करने में प्रॉब्लम आएगी, हमें स्टेप डिसाइड करने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर इन तीनों में प्रॉब्लम आ रही है तो फॉर लूप मत करिए, क्योंकि फॉर लूप को तो ये तीनों चाहिए। हालांकि हम लोग प्रोग्रामिंग के साथ जब थोड़े एक्सपर्ट लेवल पर चले जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सीख जाते हैं, तो फॉर लूप के सिंटैक्स के साथ छेड़छाड़ कर लेते हैं। हम ये
कंडीशंस लिखना कंपलसरी होता है, ये और ये सब चीजें आगे पीछे छेड़छाड़ कर सिंटैक्स के साथ कर लेते हैं, बट उसके लिए आपका बेसिक्स, आपका प्रोग्रामिंग लेवल बिगिनर से कम इंटरमीडिएट लेवल का होना चाहिए। एज ए बिगिनर हम अभी आपको एडवाइस नहीं करेंगे कि आप सिंटैक्स के साथ छेड़ें, पहले यूज्ड टू हो जाएं, थोड़े से सिंटैक्स के साथ फेमिलियर हो जाएं, अच्छे से लूप्स के प्रोग्राम्स बनने लगें, तब आप इसके सिंटैक्स के साथ हम आगे पीछे गड़बड़ खेलना शुरू कर सकते हैं। अभी के लिए आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाइल लूप पर फोकस करके उससे रिलेटेड बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से सॉल्व करने वाले हैं। वहां पे व्हाइल लूप को लेकर बहुत कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने रहे हैं, तो उस वीडियो के लिए भी बने रहिएगा हमारे साथ। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, ये एफर्ट्स आपको पसंद आए हो, और अगर आपको इस वीडियो में आपके मन में, आपके दिमाग में घूमने वाले सारे प्रश्नों के, सारे क्वेश्चंस के, क्वेरीज के आंसर्स मिल रहे हो जो आज तक आपको कहीं ढूंढने पर नहीं मिले, तो एक बार इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।